नमस्कार प्रिय साथियों। आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हमें उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग 25 मई 2025 को आयोजित होने वाली आईएएस की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और इसी के तहत लक्ष्य यूपीएससी बैच 2025 बैच जिसमें हम आपको ज्योग्राफी करा रहे हैं और इसमें हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी का तीसरा अध्याय है जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके इस एग्जाम में आपके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का कितना बड़ा योगदान है। 30 से लेकर 35 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं आपकी प्री एग्जाम में। अगर आप इसको सही से कर लेते हैं तो आपकी प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी। तो इसीलिए हम आपको बेसिक चीज करा रहे हैं और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, इसको अपने दोस्तों में शेयर करेंगे क्योंकि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस आपको दोस्तों तक पहुंचे और हम चीज इसमें एक एक चीज को अच्छे से बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। अब आपको आपने देखा होगा कि आपकी पृथ्वी पर जो बाहरी पृष्ठ है उस पृथ्वी पर विभिन्न तरह की आकृतियां हैं, स्थलाकृतियां हैं। कहीं पर आपने पर्वत देखे होंगे, कहीं पर आपने पठार देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो किताबों में तो देखे होंगे, आप लोगों ने चर्चाएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो उनके बारे में हम पता करेंगे कि ये आखिर बनते कैसे हैं, भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे आता है, भूकंप का क्या लाभ है, क्या हानि है, सुनामी कैसे उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है। तो इन चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे जो जो चीज़ में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, स्थल मंडल स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एग्जाम इसमें क्लास में बताया था मैंने कि आपकी पृथ्वी का ऊपरी पृष्ठ है वो प्लेटों से बना हुआ है, जिस पर महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट होती हैं। वही उन्होंने कहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से, कैसे? हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, चारों तरफ घूमती रहती है धीमी गति से, हमेशा के लिए चारों तरफ धीमी गति से घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, कुछ मिलीमीटर के लगभग, प्रत्येक वर्ष में कुछ मिलीमीटर ही खिसकती हैं ये। तो कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा है उसमें जो गति होती है संवहनी धाराओं के माध्यम से, इसलिए उसमें कुछ जो प्लेटें हैं बाहर ऊपरी पृष्ठ की वो कुछ ही मिलीमीटर खिसकती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। कैसे? वृत्तीय रूप में। जैसा कि क्रियाकलापों में आपको दिखाया गया है, जो क्रियाकलाप है इसमें दिखाया गया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एक डायग्राम में आपको बना के बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे यह कहा था कि इस चैप्टर को समझाने के लिए, एनसीईआरटी को समझाने के लिए अगर मुझे कहीं बाहर से चीजें बतानी पड़े तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, ये हमारी प्लेटें हैं। ये हमारी प्लेटें हैं। एक प्लेट इधर दिशा में जा रही है, एक प्लेट इस दिशा में जा रही है और एक प्लेट इस दिशा में आ रही है। नहीं, अब ये प्लेट, ये दोनों आपस में आ रही हैं, आपस की तरफ आ रही हैं, तो ये अभिसारी प्लेट किनारा हो जाएगा। अभिसारी प्लेट किनारा है ना। अब ये एक प्लेट इस साइड, एक प्लेट इस साइड विपरीत दिशा में जा रही है तो इसे अपसारी प्लेट किनारा बोलेंगे। अपसारी प्लेट किनारा, ये अभिसारी हो गई और ये अपसारी। जो प्लेट विपरीत दिशा में जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, वो बोलते हैं हम उसको अपसारी प्लेट किनारा। और जो जो प्लेटें अपनी तरफ आती है, एक दूसरी तरफ आती है, उन्हें बोलते हैं हम अभिसारी प्लेट किनारा। तो ये जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ पर होता है, पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट कठोर प्लस अपर मेटल, ये दोनों मिलकर के हमारी पृथ्वी की प्लेट कहलाती है, प्लेट का भाग होता है। तो इसमें ये स्टेनोस्फेयर होता है, यानी दुर्बलता मंडल। ये क्या है? ये दुर्बलता मंडल है।
दुर्बलता मंडल है ये जिसे हम इंग्लिश में स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। और आपको इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पृथ्वी के दुर्बलता मंडल में जो भी संवहनी धाराएं हैं वो इस तरह गति करती हैं। देखिए इस तरह गति करती हैं। ये क्या है? ये संवहनी धाराएं। है ना? तो ये संवहनी धाराएं, अब देखिए संवहनी धाराएं जिस दिशा में जा रही हैं, जिस दिशा में संवहनी धारा गति कर रही हैं, ये इस दिशा में गति कर रही है, तो प्लेट की गति भी इसी दिशा में हो रही है। मतलब जिधर संवहनी धारा की गति है तो प्लेटों की गति भी उसी साइड में हो रही है। देखिए ये साइड में हो रही है। और इनकी जो गति है कैसी? चक्रीय है, चक्रीय गति है इनकी संवहनी जो धाराएं कैसी है? चक्रीय गति है। अब जब ये प्लेट ऊपर जाती, जब ये संवहनी धारा ऊपर जाती है, जब मेघ ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा मेघवा जब नीचे धीमे धीमे नीचे बैठता है, फिर नीचे आकर के यहाँ फिर गर्म हो जाता है, फिर गर्म होकर फिर उसमें उबाल आता है, तो फिर ये ऊपर उठता है, ऊपर जाकर जैसे ठंडा होता है तो फिर ये नीचे बैठ जाता है। तो ये चक्रीय गति क्रम से चलती रहती है। तो ये इसकी जो गति कैसी है? वृत्ताकार है। और जिस दिशा में ये इनकी गति होती है उसी दिशा में प्लेटों की गति होती है। आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई होंगी। तो ये मैं आपको एडवांस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिन्हें आप एडवांस में पढ़ेंगे। वो चीज मैं आपको इसलिए यहां बता रहा हूं कि चीज आपको समझ हो, आपके क्रिस्टल क्लियर हो। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि ज्योग्राफी रटने वाला विषय है ही नहीं है। ज्योग्राफी ओनली टू ओनली समझने वाला विषय है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इन्हीं प्लेटों की गतिविधियों से ही पृथ्वी की जो ऊपरी पृष्ठ है, जिस पर पर्वत बन जाते हैं, पठार बन जाते हैं, भूकंप आता है, बलन पड़ता है, वार्पिंग क्रिया होती है, वो इन्हीं प्लेटों के घूर्णन गति, इन्हीं प्लेटों के गति से होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। पृथ्वी की गति है तो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर इसको विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं ना, आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उन्हें अंतर्जनित बल। क्या? अंतर्जनित बल। जो पृथ्वी के अंदर घटित बल लग रहे हैं, अंदर घटित हो रहे हैं, जिस संवहनी धारा जो हमने आपको दिखाई बनाई चित्र में, ये अंतर्जात बल है। अंतर्जात जो पृथ्वी के अंदर हो रहा है। और इसी अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न आकृतियों की जो धरातल होता है, जैसे पहाड़, पर्वत इत्यादि का निर्माण होता है इन्हीं के कारण। तो आंतरिक भाग में घटित होते हैं कौन? अंतर्जनित बल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एंडोजेनिक फोर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपोर्टेंट शब्द है ये इसको जब आप एडवांस में पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको ज्योग्राफी बहुत आसान लगेगी। सबसे सरल विषय मानेंगे तो आप ज्योग्राफी को मानेंगे, ये मेरा वादा है। बस आप इसको समझते चलिए। अब देखिए आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अंतर्जनित बल, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी की सतह, इस पृथ्वी है, जैसे हमारी पृथ्वी है तो इसके सतह पर यहाँ जो बल उत्पन्न होते हैं ऊपर पृथ्वी सतह पर, जहां हम सब लोग रहते हैं, ये पृथ्वी सतह होती है। तो पृथ्वी सतह पर जो बल उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्यजनिक बल बोलते हैं और इन्हें एक्सोजेनिक फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये। तो अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी गहराई से बता दिया मैंने आपको। चित्र 3.1 यानी अंतर्जनित बल कभी
आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। जो अंतर्जनित बल हैं, जो जो पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न हो रहे हैं, वो अंतर्जनित बल कभी कभी यानी बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। इसका कोई भरोसा नहीं, कब गति उत्पन्न हो जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं, वो आकस्मिक अचानक गति उत्पन्न करते हैं ये। तो कभी धीमी गति, है ना, कभी आकस्मिक गति तो कभी धीमी गति, यानी भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो हमने बता दिया आपको, पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण जो आकस्मिक होते हैं, इनका कोई पता नहीं कब हो, अचानक आते हैं ये, और इन्हीं वजह से पृथ्वी की सतह पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति घटनाएं क्या करती हैं, पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि पहुंचाती हैं, हानि करती हैं। तो आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी, और चित्र के माध्यम से जो इन्होंने बताया है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट चीज इसलिए मैं आपको उसको बता रहा हूं। देखिए, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए, प्रैक्टिकल बेस में समझना, इसको गहराई से समझना, सुनना कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है। देखिए, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। जल का जो बीकर है वो आधा भरा हुआ है ना, और उस जल में इस रंगीन जो कागज की गोली उसको डाल दिया है। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया था अभी। अब ये इसमें जो पानी है, पानी जो बीकर में भरा हुआ है, नीचे से स्टोव जल रहा है, जो गर्म हो रहा है, पानी गर्म कर रहा है, इसमें ये गोली है ये। अब गोली जैसे नीचे पहले जो नीचे से स्टोव जल रहा है, तो जो जल होगा बीकर का वो नीचे से स्टार्ट गर्म होना होगा। गोली डली है, जैसे गर्म होगा तो गोली के साथ जल ऊपर उठेगा, फिर ऊपर का ठंडा जल नीचे आएगा, फिर वो नीचे बैठेगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर उठेगा, तो ऊपर वाला जो जल ठंडा होगा वो फिर नीचे आएगा। ऐसे चक्कर ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये गोली भी ऊपर नीचे उठ रही है। तो इसी तरह से पृथ्वी के अंदर गतियां होती हैं। ये इन्होंने बात समझाई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे इसे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की गतियां देखिए, ये क्या है, पृथ्वी की गतियां, है ना। और जो पृथ्वी की गतियां होती हैं वो इसमें दो कारण हैं। देखिए, दो बल लगते हैं इसके लिए, अंतर्जनित बल और एक बहिर्जनित बल। एक होगा अंतर्जनित बल और एक हो गया बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल ये दो तरह के परिवर्तन लाता है। अंतर्जनित बल क्या करता है, ये दो तरह के परिवर्तन लाता है। जैसे दो तरह के बल इसमें काम करते हैं। इस अंतर्जनित बल में एक हो जाता है इसमें आकस्मिक बल, जो अचानक से उत्पन्न होता है। दूसरा होता है पटल विरूपण बल, है ना, पटल विरूपण बल। अब जो आकस्मिक बल होते हैं ये किससे, ये आकस्मिक बल कौन कौन से हैं, ये आपका आकस्मिक बल है, आपके भूकंप हो गया, ये आकस्मिक बल के अंतर्गत आता है। पता नहीं कब आ जाए, ज्वालामुखी का पता नहीं कब फट जाए, भूस्खलन लैंडस्लाइड कब हो जाए पता नहीं, भूस्खलन। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, आकस्मिक है। और पटल विरूपण बल जिसके अंतर्गत देखेंगे पर्वत निर्माणकारी बल, जिसके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत बनते हैं पृथ्वी पर, इससे प्लेटें आपस में टकराई, अब सारी प्लेट किनारा आपस में टकराती हैं। जब आपस में टकराती हैं तो टकराने से इनमें बलन पड़ जाता है और उससे क्या हो जाता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है, जैसे आपका हिमालय है, आल्पस है। तो ये जो पर्वत हैं बलित पर्वत हैं। तो ये जो पटल विरूपण बल पर्वत निर्माणकारी बल में के माध्यम से काम करता है। आई होप आपको इसमें आई हुई बातें। अब देखिए बहिर्जनित बल, जो पृथ्वी के बाहरी सतह पर जो
पर्वत बने हुए हैं, पठार बने हुए हैं, उन पर जो बल लगता है वो होते बहिर्जनित बल। अब देखिए बहिर्जनित बल जैसे आपके उसमें एक बल होगा अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण, एक जो चट्टानें टूटती फूटती हैं वो वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जमती हैं, तो ये एक बल जो लगता है वो क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण बल होता है ये। और अपर्दन और निक्षेपण किसके माध्यम से होता है, नदी, है ना, नदी जहां से बह रही है वहां से मिट्टी काटेगी, या जहां से पानी बह रहा है वहां से मिट्टी काटेगा, अवसादों को काट छाट करेगा, अपने साथ लेके जाएगा, और जहां उनकी गति मंद होगी, उनकी जल की बहाव कम होगा, वहां उनको जमा कर देगा, जमा कर देगा वो। पवन, पवन मिट्टी को उड़ा के ले जाता है, जैसे ज्यादा तेज का पवन हो तो जो मुलायम चट्टान होती है उनको काट देता है, उनका निक्षेपण करता है दूसरी जगह पर। समुद्री तरंग, समुद्र के किनारों आप देखते होंगे तटवर्ती क्षेत्रों में, वहां घूम का कटाव करता है या निक्षेपण करता है, तो ये गति कैसी है, बहिर्जनित बल है ये। अब देखिए ये हिमनद, जो हिमालय पर जो भी नदियां होती हैं बर्फों की, वो उसको हिमनद बोलते हैं, तो वो उसके अंदर जो भी अवसाद होते हैं, जो भी चट्टान होती है, उनको वो काटना शुरू कर देती है। तो ये आपके सब अपर्दन और निक्षेपण के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये डायग्राम। तो इन्होंने ये बताया है, ये स्थल रूपों का विकास, इसका डायग्राम दे रखा है इन्होंने। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए स्थल मंडलीय प्लेट क्या है। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती हैं। कैसी, छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, है ना, उसमें अनेक बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कठोर होती हैं। असमान आकार, कोई समान आकार नहीं, वो प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतह टिकी हैं, उन्हीं को प्लेटें बोलते हैं। वही तो हमने बताया आपको डायग्राम में, हमने अभी दिखाया था। तो आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। यानी कि मैं इसको बता दूं इस चीज को, देखिए आप, ये हमारी प्लेटें हैं, ये प्लेट है ना, ये हमारी प्लेटें हैं। अब एक प्लेट इधर, एक इधर, है ना, तो ये प्लेट जो आपस में आ रही है, टकरा रही है, अब सारी प्लेट करा रहा, और दूसरी तरफ एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दूर 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 जा रही है, तो अब सारी प्लेट करा रहा। तो इन्हीं के ऊपर जो गतियां बन रही हैं, यहाँ बल प्रभाव हो गया, यहाँ पर भूकंप आ गया, यहाँ पर, है ना, तो जो स्थलाकृति बन रही है कहाँ बन रही है, आपके सतह पर बन रही है, पृथ्वी सतह पर। तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, कठोर हो, मुलायम हो, ये इन्होंने इसमें कहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, और आप नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और उसको अपने दोस्तों को भेजेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं हम आपको ये समझ के चलिए कि यहाँ पर बेसिक तो कवर कर ही रहे हैं, इसके साथ आपको एडवांस भी हम आपको पता चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आप आगे जब भी जहाँ भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, आपको चीज़ें समझ में आए। तो हम बताने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे आपको, हम सारा कुछ बता रहे हैं यूट्यूब पर। लोग पैसे ले लेकर बताते हैं, लोग पैसे ले लेकर भी ऐसी चीज नहीं देते जैसे कि हम आपको दे रहे हैं, यकीन मानिए। अब देखिए ज्वालामुखी, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी को। तो ज्वालामुखी क्या है, देखिए, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, यानी भूपर्पटी पर जिस पर हम आप लोग रह रहे हैं वो भूपर्पटी है। तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जो पिघले हुए पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, अचानक से निकलते हैं। अब देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये पीला पीला दिखाई, इसे क्या, परपटी है ये, क्या ये परपटी है, ये पीला पीला क्षेत्र दिखाया गया, है ना। और ये है ना, ये नीचे ये वाला, ये क्या, मेंटल का हिस्सा है, मेंटल का हिस्सा है ना। स्टेनोस्फेयर के बाद ही तो मेंटल का हिस्सा स्टार्ट होता है, स्टेनोस्फेयर, है ना, दुर्बलता मंडल, मेंटल क्रोड, ये हमने पिछली क्लास में बता दिया आपको। तो आपको ज्योग्राफी हम आज स्टार्ट हुआ, आज से समझ में आया। हम कोशिश करते हैं कि एक ही क्लास समझ में आए, हम कोशिश करते हैं कि हम जो चीज़ हमने पीछे पढ़ाई है वो हम इसमें बता दें, लेकिन सारी चीज़ तो नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहकर के सारी क्लास कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी की हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने एक भी टॉपिक, एक भी क्लास आपने अगर मिस कर दी तो आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी, विश्वास मानिए। ये टॉपिक ही ऐसे, ज्योग्राफी शुरू करिए हमारे साथ, एंड तक बने रहिए, पूरी क्लास देखिए,
आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अब ये मेंटल है, ये एस्ट्रोनोस्फेयर का नीचे वाला हिस्सा होता है मेंटल। अब ये परपटी है। अब इसमें क्या है देखिए, ये मैग्मा है। ये मैग्मा आप जो आपको दिख रहा है लाल लाल, क्या ये मैग्मा है, यानी कि इसे बोलते हैं मैग्मा कोस्ट। इसमें लिखा है क्या बोला है, मैग्मा कोस्ट बोलते हैं इसे। और ये क्या है देखिए, यहां से जब लावा ऊपर जा रहा है, ये क्या है, ये लावा ट्यूब है, ये जो लाल लाल बना है ना, ये ट्यूब सा, ये क्या है, ये लावा ट्यूब है जिससे लावा बह करके ऊपर जा रहा है। ट्यूब जिसमें लावा बह करके ऊपर जा रहा है, यानी नली से बनी हुई है ये। तो ये क्या है, ये ट्यूब है, लावा ट्यूब। अब देखें यहां पर जो मैग्मा यहां से जो बाहर निकलता है ना, ये क्या है, क्रेटर। क्रेटर से मैग्मा बाहर निकलता है। और इसी को जैसे यहाँ इसे ट्यूब बोलते हैं ना, इसे हम बोलते हैं निकास वेंट। ये जिससे ट्यूब से जो मैग्मा बाहर जा रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, इससे ये जो बाहर जा रहा है यहाँ से, इसको बोलते हैं निकास वेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये जो बाहर निकल रहा है लाल लाल, ये जो जम रहा है, ये क्या है, ये लावा है भाई, ये लावा ही है। तो देखो पहले ये इसमें पहले लावा यहाँ से यहाँ निकला, जमा होगा, ये जमा होगा, फिर ये ठंडा हुआ, फिर इसके ऊपर फिर यहाँ पे दोबारा लावा होगा। जब दोबारा लावा निकला होगा तब इसके ऊपर जम गया होगा, फिर ठंडा हुआ, फिर देखिए फिर जब लावा निकला फिर ये जम गया, ठंडा हुआ। ऐसे ही परत टू परत इसमें परतें बन जाती है लावा की। ठंडा होता है, फिर लावा निकला, फिर वो लावा निकल के फैल गया मैग्मा चारों तरफ, फिर वो ठंडा हो गया, फिर इसी ऊपर फिर दोबारा मैग्मा आया, फिर वो ठंडा हो गया, फिर अब समझ रहे हो, फिर मैग्मा जम गया। तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। अब जहां से ये गैस एवं राख बाहर निकल रहे हैं, गैस एवं राख जो बाहर निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, क्रेटर से निकल रहे हैं। तो आई होप एक ज्वालामुखी की आपको ये चित्र आपको समझ में आया होगा, ज्वालामुखी कैसे निकलता है ना। अभी हम जितना बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखिए, अब ये है शब्द की उत्पत्ति। देखिए एंडो, और एंडो को बोला है अंत है। एक्सो, एक्सो को बोला है बाह्य। एंडो इंग्लिश का शब्द है ये एंडो। एंडो मतलब अंत, मतलब अंदर। और एक्सो मतलब बाह्य, मतलब बाहर। आई होप समझ में आया होगा। प्लस जेनिक, जेनिक को बोलते हैं उत्पत्ति। क्या बोलते हैं, उत्पत्ति। अब एंडो प्लस जेनिक क्या हो गया, एंडोजेनिक, ये बन गया। एक्सो प्लस जेनिक एक्सोजेनिक हो गया। एंडोजेनिक हो गया मतलब अंदर का बल, पृथ्वी के अंदर जो भी बल होता है एंडोजेनिक हो गया। एक्सोजेनिक मतलब हो गया पृथ्वी के बाहर जो भी बल लग रहा है, जैसे अपर्दन हो रहा है, नदियों के द्वारा लगाया गया बल, नदी चट्टान काटती है, हवा द्वारा चट्टाने काटी जाती है, तो वो बाहरी बल हो गया जिसे हम एक्सोजेनिक बोलेंगे। तो ये शब्द की उत्पत्ति आपको समझ में आई होगी, है ना। ये एक्सोजेनिक एंडोजेनिक ये इंग्लिश शब्द हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। अब देखिए, ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। चित्र आपको मैंने बता दिया, समझा दिया। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर, स्थल मंडलीय प्लेटों हैं, प्लेटें हमने आपको बताई। तो इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब प्लेटें जब गति करती हैं, टकराती हैं या बाहर की तरफ जाती हैं, तो क्या करती हैं, ये पृथ्वी पर कंपन करती हैं। और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। जो कंपन पृथ्वी की चारों जो पृथ्वी की जो सतह है ऊपरी वाली, तो पृथ्वी चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। आई होप आपको भूकंप का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ऐसे प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, टकराएंगी तो क्या होगा, भूकंप लगेगा, बल पड़ेगा, बल प्रदत्त होगा। प्लेटें आपस से दूर जा रही हैं, तब भी प्लेटें आपस से दूर जाएंगी, लावा निकलेगा, तब भी तो भूकंप होगा, है ना। तो प्लेटों की गति करने से पृथ्वी चारों ओर जब गति करती है तो वहां पर कंपन लगता है, तो पृथ्वी चारों ओर गति कर सकता है ये कंपन। तो इस कंपन को क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, भूपरपट्टी के नीचे का स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है, मतलब जहां कंपन की शुरुआत होती है, जिस जहां से, उसे बोलते हैं हम उद्गम केंद्र। क्या बोलते हैं, उसको उद्गम केंद्र कहलाता है वो।
उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, है ना। उद्गम केंद्र के जो भू सतह है, जैसे अभी इसमें बताऊंगा, देखिए। अब देखिए, भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक ध्वनि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आई होप मैं आपको समझाया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं अभी समझाता हूँ। देखिए, ऐसी बात जो ना मैं आपको समझा सकूं। अब देखिए, ये हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी पृष्ठ है ये, है ना। अब देखिए क्या है, ये दिख क्यों नहीं रहा ये? चलो कोई नहीं, पढ़ के बता दूंगा। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो ये क्या हो गया? अब सब दिख रहा है ना। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाती है। देखिए, ये जो केंद्र दिख रहा है, ये पृथ्वी की परपटी के अंदर ये जो केंद्र है, जहां क्या है, उद्गम केंद्र है, मतलब यहीं से भूकंप की तरंगें स्टार्ट होती हैं, यहीं से भूकंप बनना स्टार्ट हुआ है इस स्थान से। मतलब जहां से भूकंप बनने की क्रिया स्टार्ट करती है, जहां से भूकंप बनना स्टार्ट करता है, उसी को बोलते हैं उद्गम केंद्र। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। मतलब ये क्या है, भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र है, यहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, यहां से। अब भूकंप उत्पन्न होकर ये कहां चलेगा? कठोर सतह पर इसकी गति अधिक होती है, तो ऊपर भागेगा, ये पृथ्वी के पृष्ठ पर आएगा, ये क्योंकि पृथ्वी की पृष्ठ कैसी है, कठोर है। तो ये फैलेगा यहां से यहां तक, ये फैल रहा है, फैलते हुए बाहर निकल रहा है ना। बाहर निकल रहा है, जैसे यहां से ये बाहर निकलेगा भूकंप, जहां से बाहर निकलेगा, देखो यहां से तो स्टार्ट हुआ है, ये उद्गम केंद्र है जहां से भूकंप बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बनकर पृथ्वी के ऊपर सतह पर जहां से निकलता है, बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसे? अधिकेंद्र बोलते हैं। अब ये जहां से भूकंप का अधिकेंद्र है, यहाँ के आसपास तो हानि बहुत होगी, पास में तो हानि बहुत होगी, बहुत लाभ, बहुत जालमान की हानि होगी, है ना। बिल्डिंग गिरेंगी, ब्रिज वगैरह खराब होंगे, मानव जन की हानि भी हो सकती है। तो आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक हानि होगी, क्योंकि अधिकेंद्र है, उस आसपास क्षेत्र की जो अधिकेंद्र जो भी पास के क्षेत्र है वहां पर हानि अधिक होगी। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता कम होती जा रही है। अब देख रहे हैं, है ना। ये क्या है? प्लेट सीमा है। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, है ना। इसकी जो भूकंप की तरंगें जब बाहर निकलती है सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैलती हैं। ये ऐसा नहीं कि यही निकली तो यही इसी में करेगी, नहीं, चारों दिशाओं में ये तरंगें फैलती हैं। देखिए, इसका इन्होंने ये पार्ट है, काट के दिखाया गया है। ये अगर ये पार्ट यहाँ तक होता तो वो यहाँ तक चारों दिशा में फैलती हैं करके, ये फैल रही है, ये यहाँ तक और यहाँ तक फैलती है। तो अधिकेंद्र के पास भूकंप का उद्गम कहां से होता है? उद्गम केंद्र यहाँ से, और जहां से भूकंप की तरंगें निकलती है बाहर पृथ्वी की सतह पर, उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र के आसपास के क्षेत्र, नजदीक क्षेत्र होते हैं ना, उसमें विनाश अधिक होता है। जैसे हम अधिकेंद्र के दूर दूर बढ़ते जाते हैं, दूर बढ़ते जाते हैं, वैसी विनाश में कमी होती जाती है, वैसी तरंगें उसकी तीव्रता कम होती जाती है। यही बात उन्होंने कहा है। तो और भूकंप की तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर घूमती हैं, बाहर की ओर फैलती हैं, ये, है ना। तो भूकंप की तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, ये उन्होंने बात समझा दी है। आई होप आपको समझ आया होगा कि भूकंप की गति कैसे होती है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जानते हैं, और मेरी बात मानो तो आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भूकंपी तरंगें तीन प्रकार की होती है। भूकंपी तरंग कितने तरह की होती हैं? तीन तरह की। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे। पी तरंग को क्या बोलते हैं? पी तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, और एस तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। एस तरंग को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। यदि आपको याद नहीं हो रहा हो तो एस बोले तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में भी सा आ रहा है और एस में भी सा आ रहा है, तो आप इसके मिलाकर के भी याद कर सकते हैं। एस माने अनुप्रस्थ, भाई जिसमें अनुप्रस्थ में क्या आ रहा है? सा आ रहा है, तो अनुप्रस्थ, एस अनुप्रस्थ। अब ये पी तरंग को हम अनुदैर्ध्य बोलते हैं, और ये हमारी एल तरंग है, इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय तरंग है। एल किसको बोलते हैं? पृष्ठीय तरंग है ना। तो अनुप्रस्थ,
एस तरंगों को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगों को बोलते हैं हम पृष्ठीय तरंगे, और पी तरंगों को बोलते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इन तरंगों के गुणधर्म इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, है ना। आप देख सकते हैं उनको। तो इन चीजों को आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी आगे भी पढ़ने पड़ेंगी, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है। तो इस एनसीईआरटी में आप ये बताओ इसमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आपको ये एडवांस में पढ़ने को नहीं मिलता। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको एडवांस में नहीं बताई जाएंगी, और जो चीज हम यहाँ मिस कर जाते हैं वो चीज हम वहां भी मिस करते हैं, और उसी से संबंधित हम वहां पर एग्जाम में कोई बड़े क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम पढ़ जाते हैं डाउट में, करे पढ़ा हुआ तो लग रहा है पर ये होता है कि नहीं होता पता नहीं, डाउट में भाई डाउट हुआ, क्वेश्चन गलत हो गया। तो वही समस्या ना हो, इसीलिए नंदिनी संस्थान आप लोगों के लिए ये सब आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें, इसीलिए। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी और पढ़ने में आनंद आ रहा होगा आपका, है ना। आपको पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, अगर भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। अगर मान के चलो हमारे पास अब तो खैर भूकंप के बारे में जानकारी आ जाती है ना, भूकंप अलर्ट सिस्टम गूगल ने एंड्रॉइड फोन के लिए लॉन्च कर दिया है ना। जो अभी देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा तो आप समझ सकते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिए कि भूकंप से बचने के लिए कौन कौन से तकनीकी उपयोग किए जा रहे हैं, तो वहाँ आ जाएगा। सिस्मोग्राम से भूकंप की तीव्रता नाप लेते हैं, सिस्मोग्राम समझते होंगे। रेक्टर स्केल पर क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता नापते हैं कि कितना विनाशकारी हो सकता है, कितना विनाशकारी है। तो ये सारी चीज आप देख सकते हैं नेट में, करंट की चीजें ये। तो जैसे यदि हमें भविष्यवाणी अगर उसकी संभव नहीं हो पा रही किसी इलाके में, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। इसको रोक नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वहां के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, वो कुछ भूकंप की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं। अनुमान कैसे लगाते हैं भूकंप की संभावना का, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं वो लोग। जानवरों का व्यवहार मतलब, क्योंकि बिल्ली को, कुत्ते को भाई भूकंप की तरंगों का आभास हो जाता है ना, और उनके सामने अगर सुई भी गिर जाए ना तो भी उनके कान चौकन्ने हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन उनको पता चल जाता है। इसलिए जानवरों के व्यवहार का अध्ययन देखते हैं वो, कि जानवरों के व्यवहार में क्या देखने को मिल रहा है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, तालाब में मछलियां होती हैं उनमें उत्तेजना होती है, उसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं। सांपों का धरातल पर आना, अगर सांप धरातल पर आ जाते हैं तो भूकंप आने की संभावना है वहां पर। तो वहां के लोग अगर उनको भविष्यवाणी का कोई साधन नहीं मिलता तो वो इन चीजों से भूकंप आने के संकेतों को पता कर सकते हैं और वो चौकन्ने हो जाते हैं। इससे उससे होने वाले हानि को बचाया जा सकता है। भूकंप तो नहीं रोक सकते, लेकिन भूकंप से होने वाली हानि को बचाया जा सकता है। ये बात उन्होंने कही है इसमें, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। अब देखिए गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, ये गुजरात की बिल्डिंग है, भूकंप आया देखिए कैसे टूट रही है ना। अब एक इसमें दे रखा है कि भूकंप एक वस्तु स्थित अध्ययन है। क्या है, वस्तु स्थित अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके, देखिए एक जगह है भुज, सब भुज में भूकंप के झटके जो 26 जनवरी 2001 की बात है। तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप था, विनाशकारी भूकंप था भाई, जिसकी रिएक्टर स्केल पर जो कि तीव्रता 6.9 है, तो भूकंप विनाशकारी है। अब इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, भूकंप से स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। जब इसमें भुज में जब भूकंप आया था 2001 में, 26 जनवरी 2001 में, तब क्या हुआ था, वो भूकंप आया था 6.9 तीव्रता वाला। इसमें सर्वाधिक जो प्रभाव हुआ किसको, स्कूल को। इसमें स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। इतने लोग इसमें मर चुके थे। काफी दर्द भरा है ये कहानी, है ना। अब देखिए
नंबर 3 पे भुज में निराशाजनक राहत। अब भुज में जो भूकंप आया और वहाँ पर जो राहत थी सरकार के द्वारा, जो वहाँ की स्थानीय सरकार है, जो भी है वहाँ पर, जो भूकंप आपदा के समय जो भी सरकार या जो भी अंग हैं जो राहत देते हैं, तो भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल आदि दवाएं ना पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक थी। मतलब जब भूकंप आया वहां पर लोगों के पास ना तो कंबल पहुंचा, ना दवाएं पहुंची, ना भोजन पहुंचा। अभी की बात नहीं है, 2001 की बात है ये, उस समय की बात है ना तो अभी मान लो। तो ये बात बताइए उन्होंने। अब देखिए भुज की तबाही, अगर भूकंप आने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आप इसे अपने दैनिक जीवन में आप इसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और चाहो तो इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। भुज मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर भूकंप आता है तो क्या होता है देखिए, फोन लाइनें, फोन की जो लाइनें वो, जल पाइप, जल के जो पाइप बिछे हैं वो, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन जहां से बिजली बनती है वो, और संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। अभी भी अवरोध हो सकती हैं अगर भूकंप को अगर नहीं परखा गया, अगर उसकी भूकंप आने से पहले अगर तैयारी नहीं की गई तो ये हो सकता अभी भी हो। क्या सकता अगर जब भूकंप आएगा कितनी गहरी तीव्रता था, वो ये थोड़ी ना बिजली खंभे उखाड़ लेंगे कि प्लांट हम हटा देंगे, वो तो नहीं होगा ना। तो लेकिन जो नुकसान होता है वो ये नुकसान है। अब देखिए शहर में आग, भाई जब भूकंप आएगा तो शहर में जहां पर भी चारकोल का तेल रखा होगा, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। अब भाई देखिए चारकोल है उसमें अंगीठियां हैं, भूकंप आएगा तो पलटेंगी, है ना, अंगीठियां पलटेंगी तो उसमें आग लगेगी। तो शहर में आग लग गई इस तरह से। तो चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग, इन्होंने बता दिया। नंबर 6 पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र में देखेंगे, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की, है ना, स्थिति खराब हो गई थी। 7 नंबर पर देखेंगे मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील क्या थी। मुख्यमंत्री ने केंद्र से क्या अपील की थी, वहां के जो राज्य का जो मुख्यमंत्री था उसने मुख्यमंत्री साहब ने, तो गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। गुजरात सरकार है, उन्होंने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से पैसा मांगा, मतलब सहायता मांगी, हमें इतना पैसा दीजिए, हम जो हमारे यहाँ पर जो भूकंप क्षेत्र है जिससे हमारे जान और माल की हानि हुई है हम उसको कवर कर सकें। तो ये एक भुज की कहानी है जो हमने आपको बता दी, और इस कहानी को आप अपने किसी भी स्थान से करेक्ट कर सकते हैं। जब आप आंसर लिखेंगे आज आप किसी को बताएंगे तो आप जहां पर जहां घटना हुई है उससे आप करेक्ट कर सकते हैं इनको, है ना। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन किससे होता है, एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, और भूकंप की तीव्रता किसे, रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसे नोट कर सकते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, जिसे भूकंप की तीव्रता, अब देखिए जिस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है, और जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, उसका प्रभाव नहीं होगा, मालूम नहीं पड़ेगा अगर 2.0 या से कम तीव्रता का भूकंप होता तो। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, और तीव्रता किसमें नापते हैं, रिएक्टर स्केल में, तो जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। वस्तुएं गिरेंगी उससे क्या होगी, क्षति होगी। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है तो वह बहुत शक्तिशाली होता है। जिसकी तीव्रता 6.0 अथवा उससे भी अधिक होती है तो क्या होगा, वो भूकंप बहुत शक्तिशाली होता है। और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, वो सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। आई होप भूकंप की तीव्रता आपको समझ में आई होगी, है ना। ये भूकंप लेखी जिसके माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये तो दे रखा है ना, इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। अब देखिए भूकंप से बचाव की तैयारी हम कैसे करें। भाई भूकंप आ गया है तो उसके बचाव के लिए तैयारी भी तो करनी चाहिए हमें। तो कैसे देखिए, तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, अगर भूकंप आ रहा है, अगर हम वहां फंसे हुए हैं तो हम वहां पर कहाँ आश्रय लें जिससे हमारा जान माल की क्षति होने से बच जाए। देखिए
सुरक्षित स्थान, अगर भूकंप आता है तो आपको सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अब सुरक्षित स्थान कौन से होंगे? वो ये होंगे कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में छिप सकते हैं आप, है ना। जैसे आप रसोई के काउंटर है उसके नीचे बैठ जाओ, या मेज है उसके नीचे बैठ जाओ भूकंप आ रहा है तो। या फिर दीवार के अंदरूनी जो कोने होते हैं, जैसे दीवार के जो कोना होता है, एक कोना ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, तो कोना होता है बीच वाला ये, यहाँ पर अपना आश्रय ले सकते हैं। मतलब इसमें आपकी जान बच सकती है, मतलब जो फंसा हो उसकी। अब इनसे दूर रहें। देखिए आग वाले स्थान से आप दूर रहे, जब भूकंप आ रहा है तो आप वहां मान जाए जहां आग है वहां से दूर रहे। चिमनी के आसपास से दूर रहे आप लोग, है ना, जहां भूकंप आ रहा है वहां से जो चिमनी आसपास वहां से दूर रहिए। टूट सकने वाली खिड़कियों से दूर रहिए। दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से आप लोग दूर रहेंगे क्योंकि उसका कांच वगैरह लग सकता है, तो इनसे दूर रहें। और पहले से तैयार रहें, पहले से हमें प्रीपेयर, है ना, प्री रिपेयर क्या बोलते हैं उसे, प्रीपेयर, है ना। तो पहले से तैयार रहें, जैसे अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। और तो आज गूगल ने एक भूकंप अलर्ट सिस्टम लागू कर दिया है एंड्रॉइड फोन के लिए, उससे मान पड़ जाएगा। जानवरों की जो उनकी जो दिशा है, जानवरों की जो दशा चलने फिरने की, मछलियों की उत्तेजना, इनसे हम भूकंप के बारे में पता कर सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं। तो इन आने वाली आपदाओं से प्रिपेयर रहेंगे, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई होंगी। यहाँ से क्वेश्चन जब अगर बन जाता है मेंस में, है ना, आप खुद सोच के क्वेश्चन बनाइए इसी पर जो मैंने आपको पढ़ाया है, और आप उसके लाभ और हानि लिखिए। हानि तो छोड़िए, हानि तो वो लाभ तो छोड़िए, इसकी हानि लिखिए भूकंप की। और इस जो हानि से हम अपने बचाव को कैसे बढ़ा सकते हैं। ही जब भूकंप आ रहा है तो हानि तो होगी, हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें जिससे क्या होगा, हमारे जो हमारी जान और हमारी जो माल है उसकी मतलब क्षति ना पहुंचे। सरकार कौन से कदम उठा रही है करंट में, देखिए इन चीज़ों को हमने आपको बता दिया। सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, है ना, भूकंप अलर्ट सिस्टम लागू कर दिया है गूगल ने। ये सारी चीज होगी इस भूकंप के बारे में। अब देखते हैं हम मुख्य स्थलाकृतियां। मुख्य स्थलाकृतियां, तो मुख्य स्थलाकृतियां देखेंगे हम। और आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होंगी। मैंने आपको हर चीज़ को, हर शब्द को बड़े आसानी से, बड़ी गहराई से समझ कर बताया है। और आपको समझाने के लिए मुझे अगर बाहर से भी बताना पड़ रहा है, मैं वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। देखिए हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप लोग हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हमारी वीडियो को लाइक ही नहीं करते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, हमारी वीडियो को शेयर ही नहीं करते। क्यों भाई? हम जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। कितना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, बताइए कौन देगा आपको ऐसे, कौन सिखाएगा आपको? एक आपका छोटा सा काम है वीडियो लाइक करने का और नंदिनी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करने का और अपने दोस्तों को शेयर करने का। जानकारी लीजिए ना, मुफ्त में मिल रही है आपको। हर चीज जो आपके एग्जाम में जो होगी उसके लिए तो हम आपको करा रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो को लाइक करो और नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जो उसके नीचे वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उससे दबाओ और उसको अपने दोस्तों में भेजिए। बस इतना। देखो जो आपको शिक्षा दे रहा है उससे कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो हम आपसे यही मांग रहे हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। अब देखिए, अब इतना कर दीजिए। अब हम देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियां, है ना। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है ना। अपक्षय एवं अपर्दन, अपक्षय टूट फूट, अपर्दन मतलब एक उस स्थान से जो टूटा फूटा जो अवसाद है, चट्टान है, वहां से विस्थापित होकर के दूसरी जगह जम जाना, वहां से बहकर दूसरी जगह ले जाना, वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाना, अपर्दन हो गया, है ना। और जहां वो जमा होगी उसको हम निक्षेपण बोलते हैं। तो अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा जो दृश्य भूमि, जो हमको जो भूमि दिख रही है, जो उसको हम देख सकते हैं, वो दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, मतलब उसमें चेंजेस होते रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की जो सतह है, जो शैल जो टूटते हैं, टूटने से क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है ना। मैं इस चीज को एक बार बता दूं आपको थोड़ा क्या सर अपक्षय 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 लगा है ना। देखिए अब मान के चलिए ये हमारा पर्वत है कोई, है ना, और ये हमारा पठार है, और ये हमारा मैदान है, और ये हमारा सागरी क्षेत्र है ना। ये क्या है हमारा
थोड़ा हम समझ लेते हैं चीज़ों को। ये हमारा सागरी क्षेत्र है ना। अब देखिए, ये सूर्य का प्रकाश है ना। सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, तो चट्टानें ऊपरी हैं इसकी, कुछ चट्टानें मृदु होती हैं यानी हाल टूटने वाली, कुछ कठोर होती हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये चट्टानों में प्रसार होता है, फैलती है। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ना बंद होता है तो चट्टान सिकुड़ती हैं, फिर प्रकाश पड़ा, फिर फैलेंगी, फिर सिकुड़ेंगी। इस क्रिया से चट्टानों में टूटन हो जाता है, टूट जाती है, क्रैक पड़ जाता है, टूट गई ये, चट्टानों में टूटन हो गया। अब ऊपर से नदी बह रही है, तो नदी इनको चट्टानों को ले जा करके, है ना, यहाँ जमा करेगी, यहाँ से यहाँ यहाँ जमा करेगी चट्टानों को, इसमें जमा करेगी अवसादों को, है ना। ये नदी बह रही है, तो जो भी चट्टानें टूटी, इसको बोला उन्होंने अपरदन। इसको क्या बोला? इसको अपरदन बोल दिया। और अपरदन हो गया, एक मिनट, जो चट्टान टूट रही है, ये चट्टानें टूट गई आपस में, तो इनका हो गया अपक्षय। क्या हो गया? अपक्षय। अब चट्टान टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है ना। ये चट्टान यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये हो रहा है इनका अपरदन। क्या हो रहा है? अपरदन। अब चट्टानें नदियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हवा के द्वारा, हवानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है, और यहाँ पर इनका जमाव हो रहा है ना, ये जमाव यहाँ, तो ये होता है निक्षेपण। निक्षेपण हो गया ये। आई होप आपको चीज अब ये समझ में आई होगी, है ना। तो मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक है। ये आपका पर्वत, ये पठार, ये मैदान, है ना, और ये सागर। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, अपक्षय और अपर्दन। तो अपक्षय में अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, और पृथ्वी सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, और भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। देखो, ये विभिन्न घटकों के द्वारा जो क्षय हो रहा है, जल के द्वारा, पवन के द्वारा, हवा के द्वारा, ये चट्टान टूटी, अपक्षय हो गया, फिर ये स्थान से दूसरे स्थान पर आ रही है, अपक्षय हो गया, फिर ये जहां पर जम रही है उनको निक्षेपण हो गया। यही बात उन्होंने कही है। तो वायु जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। ये निक्षेपित कर दिया यहाँ पर। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखेंगे नदी के कार्य। देखिए, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जो नदी का जल जहां से बहता है, जो हमें भूमि जो दिखती है, जहां से जल जा रहा है, वहां पर क्या होता है? अपरदन होता है, मतलब अपसादों का काट छाट होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो यह जल प्रपात बनाती है। जैसे ये जो नदी है, यहाँ से गिर रही है, ये जल गिर रहा है, और यहाँ कठोर चट्टान पर गिर रहा है ये, तो ये क्या है? ये जलप्रपात बन गया ये। अब ये ऊपर की जो सेल है कठोर है, ये कठोर है, तो इसका तो जल द्वारा कटाव कम हो रहा है, लेकिन इसकी जो नीचे की जो चट्टानें हैं, ये नीचे ये जो ये बन रही है, ये मृदु सेल है, तो इनका क्या हो रहा है? कटाव ज्यादा हो रहा है, इसलिए एक जलप्रपात का निर्माण बनता है। आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं डायग्राम के थ्रू, कि जैसे कि ये हमारा जल गिर रहा है, ये
यहाँ से, ये नदी बह रही है हमारी, तो ये जो बन रहा है क्या है, जलप्रपात है ये। अब ये जो चट्टान है ये वाली, ये कठोर है, और ये जो चट्टान ये मुलायम है। अब जो कठोर चट्टान है उसका कटाव कम हुआ है, तो चट्टान जो मुलायम है इसका कटाव अधिक हो गया। आप देख सकते हैं ये कट रही है ना इधर, ये। तो इस तरह से जो नदी का जल जो गिरता है वो जलप्रपात का निर्माण करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। जब नदी कहां पर, मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो मोड़दार, ऐसे, तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्प। नदी जैसे यूं कर बहती है ना, यूं करके, ये क्या है? विसर्प है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। नदी यहाँ यहाँ पुड़ी, यहाँ का अपर्दन किया, अवसर फिर इधर लेके यहाँ पर निक्षेपण कर दिया, यहाँ से अपर्दन, यहाँ से निक्षेपण, ये क्रिया चलती रहती है। तो अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है तो विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं ना। अब ये है, यहाँ तक नदी बह के गई, अब यहाँ तक बहते फिर एक नदी यहाँ बहने लगी, फिर यहाँ गई, यूँ कर फिर वही, फिर यहाँ पर एक जगह बच जाती है, ये जो एक झील बनती है, जैसे हम गोखुर झील भी बोलते हैं, गोखुर झील, इसे हम चाप झील भी बोलते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आ जाती है तो उसकी जो निकटवर्ती जो क्षेत्र है, जब बाढ़ आएगी तो उनका जो तट है उसमें नदी बाहर बहने लगती है, मतलब उसका क्षेत्र ज्यादा हो जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। जो भी महीन कण है वो क्या करती है? निक्षेपण करती है, जमाव करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। जैसी नदी समुद्र तक पहुंचती है उसका जो प्रवाह है, जो नदी के पानी की बहने की गति है, वो कैसी धीमी हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, और वो वहां पहुंचते पहुंचते विभिन्न दिशाओं में बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं वितरका। तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरका कहा जाता है। आइए आपको समझ आया होगा। अब ये चित्र इसमें दिखाया गया है, देखिए ये मुख्य नदी है ये, और ये नदी यहां से इस दिशा में चली गई, यहां पर, ये यहां पर बट गई, यहां बट गई, ऐसे इसका एक इस दिशा, एक इस दिशा में वितरका के रूप में बट गया ये। अब देखिए इसको बोलते हैं, ये यहाँ पर, ये यहाँ, ये हो गया वितरका। और ये जो अवसाद जो जम रहे हैं ये वाले, ये जो अवसाद है ये, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। जो ये है विसर्प है, ये है ना, ये चाप झील है जो मैंने आपको बताई थी ये, और ये तटबंध है। कभी कभी यहाँ तक भी पानी पहुंच जाता है बाढ़ के समय पे, यहाँ से ऊपर भी पहुंच जाता है। और ये है यहाँ तक, ये बाढ़ का मैदान है यहाँ तक, मतलब तटबंधों तक इनका पानी फैलना बाढ़ का रूप ले लेता है। अब देखिए आगे, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यहाँ यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, मतलब जो मलबा है, जो अवसाद है, उनका जवाब करती है। प्रत्येक वितरका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ये चित्र आपने देख लिया। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसमें हम आगे देखते हैं समुद्र की तरंगें। देखिए यह समुद्र की जो, समुद्र में जो भी स्थलाकृतियां हैं, ये जल है समुद्र का। समुद्र की लहर जब टकराती है इनसे तो गुफा बन जाती है, ये इसे समुद्री गुफा बोलते हैं। जब और पानी, जब जब पानी इसमें अत्यधिक टकराता है और टकराता है तो पानी आर पार टकरा करके एक सुरंग बना देता है,
जैसे बोलते तटीय मेहराब, ये रहा। और जब पानी की गति और होती है, जब वो समुद्र के जल और टकराता है उससे, तो जो छत होती है ना, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है, ये ब्रेक क्रैक हो जाती है, इस तरह की आकृति बन जाती है, जैसे बोलते हैं स्टैक। वही बात उन्होंने इसमें लिख दी है, देख लेते हैं। देखो, समुद्री तरंग के कारक क्या है। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों बनाते हैं। जो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण क्या करते हैं, तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है, सेल है ना ये, इनसे समुद्री किनारे तरंगे टकरा रही हैं सेलों से, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे समय के साथ क्या होगी, ये बड़ी और चौड़ी हो रही है, इसको समुद्री गुफा बोल दिया इन्होंने। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। क्या बचती है, छत। गुफा बड़ी हो रही है, चौड़ी हो रही है, ये छत ही बच रही है इसमें, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। क्या बन रहे हैं, तटीय मेहराब। तो ये तटीय मेहराब बन गया, आपको देखिए। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृंग कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती हैं और जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। ये स्टैक बन गया। अब देखिए हिमनद के कारण। अब कुछ लोगों ने तो हिमनद भी नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो पता नहीं हिमनद होता क्या है। नहीं पता तो देख लीजिए। देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है आपके इस पे बोर्ड पर, ये क्या हिमनद का चित्र है। देखिए आप लोग, हिमनद अथवा हिमानी क्या है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। इसकी नदियां बर्फ की। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानें, जो हिमनद के नीचे जो कठोर चट्टानें होती हैं, तो कठोर चट्टानों से गोलाश्वी मिट्टी, जो मुलायम मिट्टी होती है, गोलाश्वी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है, उनको काट देती है, वहां से बहा ले जाती है। और गोलाश्वी मिट्टी में पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, जो गर्त माने गड्ढा बोलते हैं, गहरे गड्ढे का निर्माण करते हैं। गर्त को ही गड्ढा बोला इन्होंने, तो गहरे गर्त का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण करते हैं, वो सुंदर झील बन जाती है। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, बहुत सिंपल है ज्योग्राफी। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद जलोढ़ का निर्माण करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी ना। देखिए, ये ग्लेशियर है यानी हिमनद, है ना। इसके अंदर जो भी मिट्टी है और जो भी कठोर चट्टान है, उनका अपर्दन करती है। और फिर जहाँ पर गर्त का निर्माण होता है ना, वहाँ पर ये बर्फ जो भर जाती है, फिर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, फिर बर्फ पिघलती है, फिर वहाँ पर जल भर जाता है, तो एक झील बनती है, सुंदर झील, पहाड़ों में सुंदर झील। और फिर जहाँ पर ये अवसाद जमा होते हैं, उसको हिमनद हिमोड़ बोलते हैं। मिट्टी के काट छाट अवसाद चट्टानों के, तो जो बनते क्या होते हैं, वे हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ये सारी चीजें, उसमें कुछ नहीं है आपकी ज्योग्राफी कुछ भी। अब देखिए पवन क्या कार्य करते हैं। जो पवनें हैं वो क्या काम करती हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए, ये बालू टिब्बे हैं, जो आपको देखो राजस्थान में है, ये राजस्थान का एरिया है। इसमें ऊंट आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये एरिया बड़ा है। देखिए, पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, और नहीं देखा तो इसमें देख लीजिए, ये रेगिस्तान ही है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन देखिए, और रेगिस्तान में जो पवन है, जो रेगिस्तान में जो पवन, वो ही अपर्दन का काम करती है, वही निक्षेपण का काम करती है। वहां कोई नदी नहीं बह रही रेगिस्तान में। और देखिए, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। अपर्दन भी करेगी और निक्षेपण भी करेगी। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, समझा दूं ये बात।
ये कोई बालू टिब्बा है। अब इस पर हवा टकरा रही है, ये ऊपरी, ये तो कठोर है, और जो आपको यहाँ जो हवा टकरा रही है इस जगह पर, ये मुलायम है, इस जगह पर मुलायम चट्टान है, मुलायम बालू का टिब्बा है ना। तो ये हवा जब टकराएगी इनसे तो क्या होगा, ये काटना शुरू कर देगी होकर के, और जो आकृति जो बनेगी फाइनल, इसकी आकार बनेगा इनका ऐसे, ये होगा आपका छत्रक। ये जो बनाए किससे बना, आपके वायु द्वारा अपरदन क्रिया से। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। शीर्ष देखिए विस्तृत आपका, ये है ना। शीर्ष विस्तृत होते हैं, पवन चलने पर अब यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। रेत को क्या करेगी, यहां से काटेगी और उस स्थान से दूसरे स्थान पर यह पहुंचाएगी हवा। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। मतलब जहां ये पवन अपने साथ वायु को, अपने साथ रेत के कणों को, मिट्टी को लेके जाती है, जहां पवन बहना स्टार्ट हुई वहां पर ये मिट्टी गिरी, रेत गिरा, वहां पर ये क्या हुआ, छोटी पहाड़ी बनती है बालू की, और इसे हम बोलते हैं बालू टिब्बा। चित्र 3.10 में दे रखा है, देखिए ये छोटी पहाड़ी बन रही है बालू की, इसी को बोला है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है, अगर जो हल्के होते, जो महीन होते हैं उनको। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षिप्त हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। विशाल लोएस कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। तो ये रहा आपका आज का सेशन, और ये रहा आपका प्रश्न का अभ्यास। आप इसे खुद करिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, और नंदिनी आई संस्थान के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को भेजेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तो लोग अपने पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। नमस्कार, थैंक यू।